स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विजन आईएएस पीटी 365 और आज इसमें हम राज व्यवस्था से संबंधित सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो जनवरी और फरवरी महीने की करंट अफेयर होगी। अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं राज व्यवस्था के बारे में। ये सभी टॉपिक है जिनको आज हम देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं शक्तियों के पृथक्करण के बारे में। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में कॉलेजियम प्रणाली में कार्यकारी प्रतिनिधित्व की मांग ने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत पर बहस को जन्म दिया है। शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका कानून पर निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। इसे संसद को कानून का निर्माण और उसमें संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। कार्यकारी सरकार को कानून को लागू करने की शक्ति दी गई है। शक्तियों के पृथक्करण के बारे में देखते हैं। इसमें से प्रत्येक संस्था दूसरे पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि संविधान में शक्ति के पूर्ण और कठोर पृथक्करण का प्रावधान नहीं किया गया है, फिर भी कुछ अनुच्छेद शक्ति के पृथक्करण का संकेत देते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। अनुच्छेद 50 जीपीएसपी के तहत राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 105 और 194 क्रमशः संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शक्ति व विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 122 और 212 क्रमशः संसद व राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच करने पर न्यायालय पर प्रतिबंध आरोपित करते हैं। नेक्स्ट है केशवानंद भारती वाद के अनुसार शक्तियों का पृथक्करण संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। राज्य के सभी तीनों अंगों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का अतिव्यापन प्रकट हुआ है। अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 और 226 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की असाधारण शक्ति। तो ये शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट है शक्तियों के पृथक्करण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? पहली बार इस अवधारणा का उल्लेख 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अरस्तु की कृतियों में मिलता है। अरस्तु ने सरकार के 3 उपकरणों को महासभा, लोक अधिकारियों और न्यायपालिका के रूप में वर्णित किया था। आधुनिक समय में इस अवधारणा का उल्लेख 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने किया था। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक डे ला स्पिरिट डेस लोइस द स्पिरिट ऑफ लॉस में इस सिद्धांत को अत्यधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से वर्णित किया है। यहाँ पर दिया गया है भारत में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का क्या महत्व है? यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह व्यवस्था तानाशाही या अराजकता के उद्भव को रोकता है तथा संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखता है। न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यह अलग अलग संस्थानों के बीच कार्यात्मक विशेषता सृजित करता है। साथ ही यह शासन में दक्षता सुनिश्चित करता है। सरकारी संस्थानों के बीच संघर्ष को कम करता है। शक्तियों के पृथक्करण पर न्यायपालिका के निर्णय देखते हैं। केशवानंद भारती और अन्य बनाम केरल राज्यवाद। इस वाद में शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान के मूल ढांचे के अधीन है। इसलिए मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले किसी भी संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 9वीं सूची कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण संरक्षण प्रदान करती है। यह मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन है। नेक्स्ट है राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्यवाद। इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान में वास्तव में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को उसकी पूर्ण कठोरता में मान्यता नहीं दी है। हालांकि सरकार के अलग अलग भागों या शाखाओं में कार्यों में पर्याप्त अंतर किया गया है। पी कन्नदासन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि संविधान ने संवैधानिक न्यायालयों को संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की है जो संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि सरकार के तीनों अंगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों को अपने दायरों के भीतर और संविधान द्वारा निर्दिष्ट कुछ अतिक्रमणों को ध्यान में रख कर करेंगे। नेक्स्ट है करतार सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद। न्यायालय ने कहा था कि संविधान द्वारा निर्धारित
सीमाओं के भीतर कानून का निर्माण करना विधायिका का काम है और कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का है तथा कानून की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका का है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक 2022 के बारे में देखते हैं। हाल ही में राज्यसभा में एक गैर सरकारी सदस्य ने एनजेसी विधेयक 2022 पेश किया है। एनजेसी विधेयक 2022 का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करना है। यह विधेयक एनजेसी द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रियाओं को विनियमित करने का प्रयास करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों तथा सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने हेतु, उनके स्थानांतरण के लिए तथा न्यायिक मानकों के निर्धारित करने और न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार या अक्षमता से संबंधित व्यक्तिगत शिकायतों की जांच के लिए विश्वसनीय और उचित तंत्र स्थापित करने का प्रावधान करने के लिए तथा किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई के संबंध में संसद द्वारा राष्ट्रपति को दिए जाने वाले समाधान की प्रस्तुति के लिए। नेक्स्ट देखते हैं संघवाद, दिल्ली का विशिष्ट दर्जा सुर्खियों में क्यों है? हाल के दिनों में केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच जारी टकराव से केंद्र शासित प्रदेशों में नियमित प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव का एक मामला चल रहा है। यह मामला दिल्ली में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सिविल सेवकों के पदस्थापन और स्थानांतरण के प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश और कुछ नहीं बल्कि संघ भारत का ही विस्तार है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की वर्तमान स्थिति देखें तो 1991 में संविधान में 69वां संशोधन किया गया। इसके माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का विशेष दर्जा दिया गया था। साथ ही इसकी अपनी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार और विधानसभा का भी प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 239A के बाद दो नए अनुच्छेद 239A और 239AB को जोड़ा गया। विधानसभा के पास राज्य सूची या संवर्ती सूची में कुछ भी सूचीबद्ध करने की शक्ति होगी, यहाँ तक कि ऐसा कोई मामला जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता हो। यदि उपराज्यपाल एसजी और उसके मंत्रियों के बीच किसी मामले पर मतभेद हो जाता है तो उपराज्यपाल इस मामले के निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार काम करेंगे। एनसीटी दिल्ली में लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में देखें। इससे पहले यहाँ पर हम ऊपर कुछ टॉपिक दिए गए हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण वाद देखते हैं। GNCTD बनाम भारत संघवाद 2019। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने इस वाद में सेवाओं पर GNCTD और केंद्र की शक्तियों के सवाल पर अलग-अलग निर्णय दिया एवं मामले को 3 जजों की पीठ के पास भेज दिया। एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम भारत संघवाद 2018 देखें। उपराज्यपाल उन मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह मानने के लिए बाध्य है जो प्रत्यक्ष रूप से उसके नियंत्रण में नहीं है। पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य मुद्दों पर उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक नहीं है। हालांकि COM यानी मंत्रिपरिषद COM द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में उपराज्यपाल को सूचित किया जाना जरूरी है। दिल्ली और पुदुचेरी में एलजी शक्तियों के बीच अंतर देखते हैं। दिल्ली के एलजी को पांडिचेरी के एलजी से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। दिल्ली के एलजी को कार्यकारी कार्य सौंपे गए हैं। एलजी को मुख्यमंत्री के परामर्श से लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़े मामले में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं यदि संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के तहत ऐसा उपबंध किया गया है। दिल्ली का उपराज्यपाल GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य संचालन नियम 1993 द्वारा भी निर्देशित है। वहीं दूसरी तरफ पुडुचेरी का एलजी अधिकार मामलों में संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 द्वारा निर्देशित है। संविधान के अनुच्छेद 239 और 239A सहित
GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसी कारण यहाँ केंद्र सरकार की भूमिका पुडुचेरी की तुलना में कहीं अधिक है। नेक्स्ट अब देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। ये इसका शॉर्ट नेम है GNCTD। विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार शब्द का अर्थ एलजी होगा। दिल्ली के मंत्रिमंडल या किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णयों पर किसी भी कार्यकारी कार्रवाई से पूर्व उपराज्यपाल का मत प्राप्त किया जाएगा। उपराज्यपाल को उन विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करने या उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुरक्षित करने की शक्ति प्रदान की गई है जो संयोगवश किसी ऐसे मामले को शामिल करते हैं जो विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर है। दिल्ली सरकार के प्रशासन का विकास देखते हैं तो पहला है इसमें इसे भाग सी का राज्य बनाया गया 1950 में। 1951 में निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को यूटी का दर्जा दिया गया। 1966 में दिल्ली को सीमित प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया। 1991 में 69वां संविधान संशोधन और GNCTD अधिनियम 1991 पारित किए गए। 2021 में GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं सदन के अध्यक्ष के बारे में, सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में केविन मैककार्थी को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर यानी अध्यक्ष चुना गया है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में देखते हैं तो इनकी नियुक्ति लोकसभा अपने सदस्यों में से निर्वाचित करती है अनुच्छेद 93 के तहत। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होता है सदन यानी लोकसभा दूसरे सदस्य का चुनाव करती है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभा अध्यक्ष संबंधी उपबंध दिए गए हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है तो वह लोकसभा की अध्यक्षता के साथ साथ संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। जब लोकसभा भंग होती है तो अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करता है और नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य देखें तो सदस्यों, संपूर्ण सदन और इसकी समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। वह 3 स्रोतों से अपनी शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त करता है। भारत का संविधान, लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराएं। वह पहली बार में मतदान नहीं कर सकता लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। पद से हटाया कैसे जाता है इन्हें, अध्यक्ष को निम्नलिखित 3 में से किसी भी स्थिति में पद अपना रिक्त करना होगा। अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है। उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकते हैं जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है। यदि उसे उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 96 के तहत वेतन और भत्ते अनुच्छेद 97 में दिए गए हैं, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यहाँ पर तुलना की गई है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर यानी अमेरिका के और लोकसभा के अध्यक्ष यानी भारत के। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर को कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान साधारण बहुमत द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। वह एक साथ सदन का पीठासीन अधिकारी, दल का नेता तथा अन्य कर्तव्यों के साथ साथ सदन का प्रशासनिक प्रमुख भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है जो उसी के ही नियंत्रण व निर्देश के तहत कार्य करता है। अमेरिका संविधान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों को किसी बाहरी व्यक्ति अर्थात गैर सदस्य को स्पीकर नामित करने से नहीं रोकता है। हालांकि स्पीकर को आमतौर पर सदन के निर्वाचित सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है और भारत के जो अध्यक्ष होते हैं इन्हें चुनाव के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। स्पीकर का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जब कभी लोकसभा का विघटन
किया जाता है जिसका वह अध्यक्ष होता है, तो विघटन के बाद पुनर्निर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक वह अध्यक्ष पद पर बना रहता है। स्पीकर उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी की पंक्ति में दूसरे स्थान पर होता है। तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की भी अनुपस्थिति में स्पीकर राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा और भारत में अध्यक्ष के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में क्या क्या तुलनाएं हैं, इनमें क्या क्या अंतर है। अब देखते हैं उपाध्यक्ष के बारे में सुर्खियों में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने उपाध्यक्ष का चुनाव करने में विफल रहने पर केंद्र और 5 राज्यों को नोटिस जारी किया है। ये 5 राज्य हैं राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में देखते हैं। इनकी नियुक्ति लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित होते हैं। ये अनुच्छेद 93 के तहत जैसे ही उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, लोकसभा एक अन्य सदस्य का चुनाव करती है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष संबंधी उपबंध दिए गए हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपाध्यक्ष की भूमिका क्या होती है, तो ये अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वह अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। जब भी उसे संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष की शक्तियां और कार्य अनुच्छेद 95 में दिया गया है। जब वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर कार्य करता है तब पहली बार में मतदान नहीं कर सकता, लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। पद से हटाया जाना उपाध्यक्ष को निम्नलिखित 3 में से किसी भी स्थिति में अपना पद रिक्त करना होगा। अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। अध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। यदि उसके पद से हटने का संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 96 के तहत वेतन और भत्ते 97 में दिए गए हैं उपाध्यक्ष के संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा भारत की संचित निधि पर पारित होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार के बारे में सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रपति के अभिवादन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंशों को कार्यवाही से हटा दिया गया था। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकारों के विरुद्ध है। संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में देखते हैं। संसदीय विशेषाधिकार विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कुछ कानूनी संरक्षण है। इसके तहत सांसदों को उनके विधायी कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कुछ कार्यों या दिए गए बयानों के लिए दीवानी या आपराधिक दायित्व से सुरक्षा प्रदान की जाती है। संसद यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र संस्था है कि क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या सदन की अवमानना हुई है। किसी भी अदालत को यह शक्ति नहीं सौंपी गई है। यदि पीठासीन अधिकारी सहमति देता है तो सदन इस प्रश्न पर विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है या इसे विशेषाधिकार समिति को भी यहाँ पर कुछ सही नहीं लिखा गया है, सौंप सकता है। राज्यसभा के लिए इस समिति में 10 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा के लिए इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। यहाँ पर दिया गया है विशेषाधिकारों के प्रकार, तो ये है व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है, तो ये वे अधिकार है जो संसद के प्रत्येक सदस्य को उसकी अधिकारिता क्षमता में प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए सांसद सदन में अपने मन की बात कहने के लिए स्वतंत्र है। संसद के सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को सिविल यानी दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सदन में कही गई कोई बात या प्रकट किए गए मत के लिए किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। सत्र के दौरान गवाह के रूप में पेश होने से उन्मुक्ति आदि। सामूहिक विशेषाधिकार क्या है, तो ये सामूहिक रूप से प्रदत्त विशेषाधिकार हैं और प्रकृति में अधिक सामान्य हैं।
उदाहरण के लिए दस्तावेजों, रिपोर्ट और चर्चाओं को प्रकाशित करने का अधिकार, अन्य लोगों को ऐसा करने से रोकना, अदालतों के लिए सदन की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित है, किसी सदस्य की गिरफ्तारी, रिहाई आदि की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार आदि। नेक्स्ट देखते हैं संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या है। तो पहला है संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 105 और 194 क्रमशः संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को प्राप्त शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों से संबंधित हैं। कानूनी प्रावधान क्या है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सदन या किसी समिति की बैठक के दौरान सिविल मामलों में सदस्यों को गिरफ्तारी और नजरबंदी से उन्मुक्ति का प्रावधान करती है। प्रक्रिया के नियमों और पूर्ववर्ती निर्णयों पर आधारित विशेषाधिकार। सभापति अध्यक्ष को किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबंदी, सजा, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट अब देखते हैं विशेषाधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। पहला है पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्यवाद में कहा गया था कि विधायिका के सदस्यों को उन सभी सिविल और आपराधिक कार्रवाइयों के मामले में प्रतिरक्षा के व्यापक संरक्षण की आवश्यकता है जो उनके भाषण या वोट से संबंधित है। नेक्स्ट है एम.एस.एम. शर्मावाद में कहा गया था कि जब भी भाग 5 अनुच्छेद 1943 विशेषाधिकार के प्रावधान और भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा होगी तो मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखते हैं मेयर महापौर पद के बारे में सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि संविधान नगर पालिका के मनोनीत सदस्यों को मेयर का चयन करने के लिए वोट देने का अधिकार नहीं देता है। भारत में मेयर प्रणाली के बारे में देखें तो नगर निगम में मेयर सामान्यतः पार्षदों द्वारा चुना जाता है। इसका चुनाव पार्षदों के बीच से ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए होता है। पार्षद समितियों के माध्यम से कार्य करते हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली स्थायी समिति होती है जो संचालन समिति के रूप में कार्य करती है और कार्यकारी, पर्यवेक्षी, वित्तीय एवं कार्मिक शक्तियों का प्रयोग करती है। नगर आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर निगम की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। सभी कार्यकारी शक्तियां नगर आयुक्त में निहित होती हैं। 1992 का अधिनियम निर्वाचित और मनोनीत पार्षदों का प्रावधान करता है। मनोनीत पार्षदों का चयन निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है। उन्हें नगर पालिका प्रशासन में उनके विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर चुना जाता है। यहाँ पर दिया गया है मेयर महापौर की शक्तियां और अन्य कार्य। पहला है शहरी स्थानीय निकायों की सभी स्थायी समितियों के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करता है। नगर आयुक्त और राज्य सरकार के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है। नगर पालिका के कार्यों के पर्यवेक्षण और निरीक्षण करता है। आम जनता की शिकायतें सुनता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। नगर पालिका का नागरिक प्रमुख होने के नाते औपचारिक अवसरों पर शहर का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये है मेयर यानी महापौर की शक्तियां और उनके कार्य। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के मामले के बारे में। भारत में मेयर के चुनाव की प्रक्रिया हाल के दशकों में कई प्रयोगों से गुजरी है। वर्तमान में 6 राज्यों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में मेयर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इस तरफ यहाँ पे इसके गुण और दोष दिए गए हैं तो ये देख लें। पहले देखते हैं गुण। इससे प्रणाली अधिक कार्य उन्मुख होगी जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। मेयर्स के पास महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए एक व्यक्तिगत लोकतांत्रिक अधिदेश होगा। यह मॉडल लोकतांत्रिक राजनीति को मजबूत करके स्थानीय संलग्नता में नई ऊर्जा का समावेश करेगा। इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित मेयर्स ने जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार किया है। तो दोस्त देखते हैं मेयर का व्यवहार मनमाना या भ्रष्ट होने पर उसे हटाना मुश्किल होगा। निर्वाचित पार्षदों की भूमिका सीमित हो सकती है। सामूहिक निर्णय लेने के आधार पर बनाई गई इस प्रणाली को मेयर्स के नेतृत्व वाली अध्यक्षात्मक व्यवस्था का रूप देना एक विरोधाभासी कदम होगा। तो ये हमने देखा प्रत्यक्ष निर्वाचन के मामले में इसके गुण और दोष के बारे में। अब देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स की शिकायतों का निपटारा करने के लिए 3 शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया है। इन समितियों का गठन सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत 2021 के नियम 3A के तहत किया गया है। यहाँ पर मध्यवर्ती
दिशा निर्देश और डिजिटल मीडियम आचार संहिता नियम है ये। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? प्रत्येक जीएसी में एक पदेन अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य, एक सदस्य सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल होंगे। इनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले होगा। जीएसी की भूमिका क्या होती है? तो ये समितियां सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा लिए गए कंटेंट मॉडरेशन से संबंधित निर्णयों का पर्यवेक्षण करेंगी तथा ऐसे निर्णयों को निरस्त भी कर सकेंगी। यदि कोई उपयोगकर्ता किसी सोशल मीडिया कंपनी के शिकायत अधिकारी द्वारा लिए गए कंटेंट मॉडरेशन से संबंधित निर्णय से असंतुष्ट है तो वह 1 महीने के भीतर जीएसी में अपील कर सकता है। जीएसी को अपील प्राप्त करने के 1 माह के भीतर उसका निपटान करना होगा। ये समितियां उपयोगकर्ताओं की अपीलों के निपटारे में विशेषज्ञता और अनुभव वाले लोगों की सहायता ले सकती हैं। ये समितियां ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली अपनाएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा इसकी सीएसजी की भूमिका के बारे में। कुछ ये फुल फॉर्म दिए गए हैं, इन्हें आप खुद से देख लीजिएगा। ऊपर शॉर्ट नेम इसके दिए गए हैं, ये है ग्रीवेंस अपेलेट कमेटी। नेक्स्ट ऊपर देखते हैं 3 शिकायत अपीली समितियों के बारे में। शॉर्ट नेम है जीएसी, इंग्लिश नेम नीचे हमने दिखा दिया है। प्रथम जीएसी के बारे में देखें तो इस समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है। द्वितीय जीएसी इसका अध्यक्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति और प्रशासन प्रभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव होता है। तृतीय जीएसी इसका अध्यक्ष MEITY का एक सीनियर वैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं जीएसी की आवश्यकता क्यों है। भारत में इंटरनेट को खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने के लिए मध्यवर्तियों के बीच उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण करना जरूरी है। इंटरनेट मध्यवर्ती बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग के विनियम के बारे में। वर्तमान में भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई समर्पित विनियम की संस्था नहीं है। MEITY इस क्षेत्र की देखरेख के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत भारत में ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। अन्य संबंधित सुर्खियां देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के विनियम के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधनों का मसौदा जारी किया गया है। मसौदा नियमों के मुख्य प्रावधान क्या है? ऑनलाइन गेम्स उन खेलों को कहा जाता है जो किसी न किसी प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क पर खेले जाते हैं। आमतौर पर इन्हें इंटरनेट पर खेला जाता है। इन गेमों में जीत की उम्मीद में कुछ धनराशि का निवेश किया जाता है। स्व-विनियामक निकाय के बारे में देखें तो केवल SRB द्वारा स्वीकृत गेम्स को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए क्या मानदंड हैं? गेम के परिणाम पर सट्टा नहीं लगा सकती हैं। गेम डेवलपर को एक अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी तथा शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त करना होगा। नोडल अधिकारी सरकार के साथ संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करेगा। शिकायत निवारण अधिकारी उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करेगा। गेम खेलने वाले का अनिवार्य रूप से KYC सत्यापन करना होगा। नेक्स्ट है ऑडिट डेटा मानकीकरण के बारे में देखें तो सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने सरकार से ऑडिट डेटा मानकों को अपनाने का आग्रह किया है। कैग द्वारा जारी की जाने वाली लेखा परीक्षा ऑडिट के प्रकार दिए गए हैं। तो पहला है वित्तीय लेखा परीक्षा। यह जांच करना कि कार्यपालिका की प्रशासनिक कार्रवाई न केवल निर्धारित कानून, वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप है बल्कि यह उचित भी है तथा इसके परिणाम स्वरूप कोई फिजूल खर्ची नहीं हुई है।
नेक्स्ट है नियमितता लेखा परीक्षा। इसमें मुख्य रूप से यह जांच करना शामिल है कि सभी भुगतान विधिवत, अधिकृत हैं और निर्धारित रूप से उचित वाउचर द्वारा प्रमाणित हैं। नेक्स्ट है रसीद लेखा परीक्षा। इसमें संघ स्तर पर आयकर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क रसीदों की लेखा परीक्षा तथा राज्य स्तर पर राज्य करों का लेखा परीक्षा शामिल है। नेक्स्ट है निष्पादन लेखा परीक्षा। इसमें किसी लेन देन से संबंधित एक योजना या एक कार्यक्रम के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? कैग ने कहा है कि इससे अलग अलग विभागों, एजेंसियों द्वारा रखरखाव किए जा रहे या फिर की जा रही डेटा जानकारी के बेहतर विश्लेषण के लिए उन्हें सुगम तरीके से व्यवस्थित किया जा सकेगा। लेखा परीक्षा ऑडिट की वर्तमान प्रणाली देखें तो वैधानिक लेखा परीक्षा, इसका तात्पर्य कैग द्वारा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की एजेंसी के माध्यम से की गई लेखा परीक्षा से है। संविधान और साथ ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के अनुसार कैग के निम्नलिखित कार्य होते हैं। केंद्र की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि से किए गए सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षा करना। केंद्र सरकार और सभी राज्यों की आकस्मिक निधियों एवं लोक सेवाओं से संबंधित सभी लेन देन की लेखा परीक्षा करना। कैग को केंद्र या राज्य या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के नियंत्रण के अधीन किसी भी लेखा कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। आंतरिक लेखा परीक्षा देखें तो यह संगठन के आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए है। आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन के प्रबंधन द्वारा गठित एजेंसी या विभाग करता है। यह संगठन का एक अभिन्न अंग होता है तथा सीधे चीफ एग्जीक्यूटिव के अधीन कार्य करता है। कैग की भूमिका आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की ऑडिट जांच तक सीमित है। अन्य संबंधित सुर्खियां देखें तो जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को 4 साल की अवधि के लिए अपने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए चुना है। कैग ने विवरण प्रदान किया है। इसमें कहा गया है कि ILO ने बाहरी लेखा परीक्षक के नामांकन के लिए एक पैनल गठित किया था तथा देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों से प्रस्ताव देने का अनुरोध किया था। अलग अलग देशों में SAI सार्वजनिक निकाय होते हैं। ये सरकारी राजस्व और व्यय की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश लगभग हर SAI का सदस्य है। सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन INTOSAI एक स्वैच्छिक और गैर राजनीतिक संगठन है। यह अन्य कार्यों के साथ साथ लेखा परीक्षा मानकों, SAI के गवर्नेंस और SAI की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कार्य भी करता है। INTOSAI के 7 क्षेत्रीय संगठन हैं। ये क्षेत्र हैं अफ्रीका में, यहाँ पर ये AFROSAI अफ्रीका में है, ARABOSAI मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में, ASOSAI एशिया में, CAROSAI कैरेबियन में, यूरोसाई यूरोप और एशिया में, OLACEFS लैटिन अमेरिका में और PASAI ओशिनिया में। कैग को 2024 से 27 तक ASOSAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन 2020 से 23 तक, खाद्य और कृषि संगठन 2020 से 25 तक, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 2022 से 27 तक, रासायनिक हथियार निषेध संगठन 2021 से 23 तक तथा अंतर संसदीय संघ की वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा बाहरी रूप से लेखा परीक्षा की जा रही है। नेक्स्ट है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बारे में देखें तो सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अलग अलग विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉक्स प्रखंडों के प्रदर्शन में सुधार करना है। अन्य संबंधित तथ्य देखते हैं। यहाँ पर कुछ शॉर्ट नेम के फुल नेम दिए गए हैं जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये आपको स्वयं से कवर करना है। इसकी घोषणा पहली बार केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी, किंतु इसका स्पष्ट उल्लेख केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है। यह आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मॉडल पर आधारित है। इसे 2018 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत देश भर के 112 जिलों को शामिल किया गया है। ABP की मुख्य विशेषताएं क्या है, इस तरह विशेषताएं हैं, इस तरह विवरण है। पहला है कवरेज। शुरुआत में इस कार्यक्रम के तहत 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 प्रखंडों
को ही शामिल किया जाएगा। इसमें से आधे से अधिक प्रखंड 6 राज्यों में हैं। ये राज्य हैं घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हालांकि राज्य के बाद इस कार्यक्रम में और प्रखंडों को जोड़ सकते हैं। उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसी कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करना है। महत्वपूर्ण संकेतक: सरकार ने इस तरह के कई क्षेत्रों के अंतर्गत 15 प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों की पहचान की है। राज्यों के पास स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अतिरिक्त राज्य विशिष्ट KSIS को शामिल करने की छूट है। समय समय पर रैंकिंग: KSIS को रियल टाइम आधार पर ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा प्रखंडों के बीच एक स्वस्थ और गतिशील इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में समय समय पर रैंकिंग जारी की जाएगी। कार्यक्रम का फोकस: यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम भारत के सबसे दुर्गम और अविकसित प्रखंडों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए गवर्नेंस में सुधार लाने पर केंद्रित है। ऐसा मौजूदा योजनाओं को मिलाकर आउटकम्स को परिभाषित करके और निरंतर आधार पर उनकी निगरानी करके किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में देखें। उद्देश्य क्या है? तो इसे जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। ADP का लक्ष्य देश भर के 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 112 सबसे कम विकसित जिलों का शीघ्रता एवं प्रभावी ढंग से विकास करना है। कार्यक्रम का फोकस कहाँ था? तो मुख्य संचालकों के रूप में राज्यों के साथ यह प्रत्येक जिले की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही तत्काल सुधार के लिए प्रभावी कारणों की पहचान करता है। यह मासिक आधार पर जिलों की रैंकिंग करके इनकी प्रगति को मापता है। महत्वपूर्ण संकेतक: ADP 5 व्यापक सामाजिक आर्थिक विषयों के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये 5 विषय हैं: स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास तथा अवसंरचना। डेल्टा रैंकिंग इन KPIs के आधार पर जिला रैंकिंग में वृद्धिशील परिवर्तन को दर्शाती है। बेसलाइन रैंकिंग आधार रेखा वर्ष की तुलना में जिले के प्रदर्शन को दर्शाती है। ADP का 3C दृष्टिकोण देखें तो पहला है अभिसरण या तालमेल। बाधाओं को दूर करने के लिए जिला स्तर पर राज्य और केंद्र सरकार की पहलों के बीच तालमेल स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है सहयोग। सिविल सोसाइटी और जिला सरकारी निकायों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। प्रतियोगिता: चैंपियंस ऑफ चेंज को निगरानी करने वाले डैशबोर्ड का उपयोग करके राज्यों और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। सुर्खियों में क्यों है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम योजना को मंजूरी प्रदान की है। VVP के बारे में देखें तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के माध्यम से देश की उत्तरी भू सीमा पर स्थित गांवों में आवश्यक अवसंरचना विकास और आजीविका के अवसर पैदा करने हेतु धन संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। VVP योजना के तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख को शामिल किया गया है। इस योजना को 2022-23 में 2025-26 तक के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना के माध्यम से सीमावर्ती लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। इससे सीमा सुरक्षा में भी सुधार होगा। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों के सहयोग से जीवंत ग्राम कार्य योजना तैयार करेगा। सामाजिक उद्यमिता, युवा और महिला सशक्तिकरण इत्यादि को बढ़ावा देने के माध्यम से हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित विकास केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। कुल 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन में 2500 करोड़ रुपए का उपयोग सड़कों के निर्माण के लिए किया जाएगा। केंद्र और राज्य की योजनाओं की 100% सैचुरेशन सुनिश्चित की जाएगी। कल्याणकारी योजना की सैचुरेशन का अर्थ है कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजना में निर्धारित सुविधाएं मिलें। इस योजना का सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ कोई अतिव्यापन नहीं होगा। BADP का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।
वीबीपी योजना के अपेक्षित परिणाम क्या है? तो देश के उत्तरी सीमावर्ती गांवों में 12 मासी सड़कों का विकास संभव होगा, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, सौर और पवन ऊर्जा के विकास पर ध्यान देने के साथ 24x7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार होगा, पर्यटन बहुउद्देशीय स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का विकास संभव होगा। नेक्स्ट देखते हैं सीमा पर अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने हेतु मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अन्य निर्णय क्या हैं? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 4.1 किलोमीटर लंबी सिंकुला सुरंग को मंजूरी दी गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी बल की 7 नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी गई है। आईटीबीपी गृह मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत चीन सीमा पर तैनात है। अन्य संबंधित सुर्खियां क्या हैं? ग्राम रक्षा समिति के बारे में देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ग्राम रक्षा समितियों के गठन हेतु सहमति जताई है। पहली बार वीडीसी का गठन डोडा जिले में 1990 के दशक के मध्य में किया गया था। ये समितियां आतंकवादी हमलों के खिलाफ लड़ने में सुरक्षा कर्मियों की क्षमता में वृद्धि करती हैं। इनमें दूरस्थ पहाड़ी गांवों के निवासी शामिल होते हैं। इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियार दिए जाते हैं। इनमें स्वैच्छिक आधार पर सदस्य के रूप में पूर्व सैनिकों, पूर्व पुलिसकर्मियों और सक्षम युवाओं को शामिल किया जाता है। ये सभी संबंधित जिले के एसपी एसएसपी के निर्देशन में कार्य करते हैं। वीडीसी को पेमेंट को बढ़ाया गया है और इनका नाम बदलकर ग्राम रक्षा गार्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लोक सेवा कंटेंट के बारे में सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लोक सेवा कंटेंट प्रसारित करने की सलाह जारी की गई है। अन्य संबंधित तथ्य क्या हैं? इस संबंध में दिशा निर्देश नवंबर 2022 के मंत्रालय द्वारा निर्मित नए अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग नियमों में निर्धारित किए गए थे। नई एडवाइजरी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों और उनके एसोसिएशन के साथ विचार विमर्श के बाद जारी की गई। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कंटेंट चैनल दिन में कम से कम 30 मिनट की अवधि के लिए लोक सेवाओं का प्रसारण करेंगे। इसके तहत राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों को प्रसारित किया जाएगा। इन विषयों में शिक्षा, महिलाओं का कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत आदि शामिल है। प्रसारकों को अपने कंटेंट में बदलाव करने की स्वतंत्रता है। प्रसारकों के बीच कंटेंट साझा किया जा सकता है। प्रसारण समय प्रत्येक चैनल महीने 15 घंटे के लिए राष्ट्रीय हित से संबद्ध कंटेंट को प्रसारित करेंगे। प्रसारित करने वाले कंटेंट को लगातार 30 मिनट का होना जरूरी नहीं है। इसे छोटी अवधियों के स्लॉट में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन आधी रात से सुबह 6 बजे तक इसका प्रसारण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। स्वैच्छिक अनुपालन और स्वप्रमाणन इसके मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। प्रसारण अगले महीने की 7 तारीख तक ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से छूट के लिए शर्तें क्या हैं? भारत में डाउन लिंकिंग, उपग्रह से जमीन की ओर संचार करने, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं में प्रसारण वाले विदेशी चैनल, मुख्य रूप से ऐसे चैनल जो 12 घंटे से अधिक समय तक खेल, भक्ति, आध्यात्मिक और योग से संबंधित कंटेंट को प्रसारित करते हैं, उन्हें मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से छूट दी जाएगी। पहचान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर 90 दिनों की अवधि के लिए प्रसारित कंटेंट का रिकॉर्ड रखेगा। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां क्या हैं? एल्डरमैन मनोनीत सदस्य जो महापौर से दर्जे में छोटे लेकिन सामान्य पार्षद से ऊंचे दर्जे के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि संविधान नगरपालिका के एल्डरमैन्स को बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं देता है। एल्डरमैन किसी नगर परिषद या नगर पालिका निकाय के सदस्य को कहा जाता है। इनकी जिम्मेदारियां अलग अलग क्षेत्रों पर निर्भर होती हैं। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र निगम के लिए 25 वर्ष से अधिक आयु के 10 व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है। एल्डरमैन्स स्थायी समितियों के चुनाव दिल्ली नगर निगम की इन हाउस और वार्ड कमेटी की बैठक में अहम भूमिका निभाते हैं।
नेक्स्ट है बहुराज्य सरकार सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तरीय बहुराज्य सरकारी समितियां 2002 के बारे में देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSCS अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तरीय 3 बहुराज्य सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय स्तर की 3 MSCS की स्थापना से सरकार से समृद्धि सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह लक्ष्य सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल द्वारा हासिल किया जाएगा। तीन नई सहकारी संस्थाएं और इनके महत्व देखते हैं। पहला है इसमें राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति। यह अधिशेष वस्तुओं सेवा के निर्यात के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगा। प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें प्राथमिक समितियां जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहुराज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, इसकी सदस्य बन सकती हैं। अधिक निर्यात से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निर्यात में वृद्धि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी। इससे आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी जैविक ऑर्गेनिक समिति। घरेलू और साथ ही वैश्विक बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग व खपत की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। किसानों को एकत्रीकरण, विपणन और ब्रांडिंग के माध्यम से जैविक उत्पादों का उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। एकत्रीकरण, प्रमाणन, भंडारण, प्रसंस्करण आदि के लिए संस्थागत सहायता प्राप्त हो सकेगी। उत्पादों की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी बीज समिति। यह समिति गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण के लिए शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी। देशज प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रणाली विकसित करने में मदद करेगी। बीज प्रतिस्थापन दर और बीज किस्म प्रतिस्थापन दर को बढ़ाएगी। साथ ही गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती में किसानों की भूमिका को सुनिश्चित करेगी। गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन से आयातित बीजों पर निर्भरता कम हो सकेगी। इसके अतिरिक्त यह समिति ग्रामीण अवस्था को बढ़ावा देगी और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी। नेक्स्ट है लोहपुर समिति 1965। विशेषज्ञों ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI का कार्यालय अप्रचलित मानदंडों का पालन कर रहा है। ये मानदंड लोहपुर समिति ने किसी नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST के रूप में परिभाषित करने के लिए निर्धारित किए थे। लोहपुर समिति के अनुसार निम्नलिखित मानदंड किसी समुदाय के पिछड़ेपन की ओर संकेत करते हैं। समुदाय की आदिम प्रकृति लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर अन्य समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच करना तथा पिछड़ापन। सरकार द्वारा विचाराधीन नए मानदंडों में शामिल है राज्य की शेष आबादी की तुलना में शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन, ऐतिहासिक भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट भाषा बोली, जीवन चक्र, विवाह, गीत आदि से संबंधित एक मौलिक संस्कृति की उपस्थिति, सगोत्र विवाह या विजातीय विवाह के मामलों में मुख्य रूप से अन्य ST के साथ वैवाहिक संबंध। क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बारे में देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बारे में उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ पर दिया गया है इसमें क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बारे में, तो ये हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं क्षैतिज आरक्षण क्या है। क्षैतिज आरक्षण का तात्पर्य महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय और दिव्यांग व्यक्तियों को SC, ST, OBC आदि को प्राप्त आरक्षण की तरह ही आरक्षण का लाभ प्रदान करता है। क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर श्रेणी में भी लागू होता है। इसे प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी में अलग से लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ प्रत्येक श्रेणी SC, ST, OBC व अनारक्षित में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण स्वतंत्र रूप से लागू होगा। संविधान के अनुच्छेद 16(1) के साथ साथ अनुच्छेद 15(3) के तहत आरक्षण। ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या है? तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण है। इसे कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूह के लिए अलग से लागू किया जाता है। अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण इसके अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र जोन तृतीय के 19वें वार्षिक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन सभापति हैं। सीपीए की स्थापना 1911 में हुई थी। यह राष्ट्रमंडल के 9 भौगोलिक क्षेत्रों के वेद विभाजित 180 से अधिक विधान मंडलों या शाखाओं से बना है। राष्ट्रमंडल 56 सदस्य देशों का एक संघ है। इनमें से अधिकतर देश ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश रहे हैं। अफ्रीका क्षेत्र के बाद भारत में सीपीए की सदस्य शाखाओं की संख्या सबसे अधिक है। सीपीए भारत क्षेत्र को 4 जोन्स में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त संसदीय समिति के बारे में देखते हैं। वर्तमान में विपक्षी दलों द्वारा जेपीसी के गठन की मांग के कारण संसद की कार्रवाई बाधित है। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी क्या होता है, तो इसे देखते हैं। इसका गठन जेपीसी एक तदर्थ एड हॉक निकाय होता है, अर्थात इसकी अवधि पूरी होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। आमतौर पर जेपीसी का गठन किसी विशेष उद्देश्य और अवधि के लिए किया जाता है। सदस्यों की बात करें तो जेपीसी के कुल सदस्य संसद द्वारा तय किए जाते हैं। सदस्य दोनों सदनों से तथा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से होते हैं। इनकी शक्ति देखें तो जेपीसी के पास दस्तावेजों की जांच करने और पूछताछ के लिए लोगों को समन भेजने की शक्ति है। यह एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और सरकार को सिफारिशें करती है। अन्य विशेषताएं क्या हैं? इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। नेक्स्ट है धन्यवाद प्रस्ताव। संविधान का अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में संसद के सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति को उसके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने हेतु दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर मतदान होता है। संसद सदस्य प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तावित करके अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव के पारित नहीं होने पर सरकार की पराजय के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना के बारे में देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य आम जनता को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों तक पहुंच प्रदान करना है। इस ESCR शीर्ष अदालत के निर्णयों का डिजिटल संस्करण उपलब्ध कराने की एक पहल है। इसमें आधिकारिक कानून रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स में दर्ज निर्णय उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी सहायता से 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर आज तक के सभी निर्णय वकीलों और कानून के छात्रों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होंगे। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के जजमेंट पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट है चार्जशीट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। न्यायालय ने कहा है कि चार्जशीट को सार्वजनिक करने से पीड़ित, आरोपी और जांच एजेंसियों के अधिकारों का हनन होता है। चार्जशीट एक औपचारिक पुलिस रिकॉर्ड होता है। इसमें हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति के नाम, आरोपों की प्रकृति और आरोपों की पहचान दर्ज की जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR पुलिस द्वारा तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज होता है। इसे तब तैयार किया जाता है जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के घटित हो जाने की सूचना मिलती है। यूथ बार एसोसिएशन बार 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बलात्कार जैसे संवेदनशील मामलों को छोड़कर 24 घंटे के भीतर FIR को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश जारी किया था। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 4 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों को अब 4 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। इन 4 भाषाओं में हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया शामिल है। CJI ने कहा कि इस कदम से नागरिकों को न्याय तक पहुंच में मदद मिलेगी, क्योंकि अंग्रेजी देश के अधिकतर नागरिकों के लिए समझने योग्य भाषा नहीं है। CJI ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऑनलाइन निरीक्षण सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल की गई न्यायिक फाइलों के ऑनलाइन निरीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है जमानत प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकताओं पर बल दिया है। जमानत शब्द किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई को व्यक्त करता है। हालांकि ऐसा मामला न्यायालय में तब तक लंबित रहता है जब तक कि
न्यायालय इस पर अंतिम निर्णय नहीं देता है। जमानत एक अधिकार है। यदि आरोपी व्यक्ति को जमानती अपराध के लिए हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो वह व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 436 के तहत न्यायालय से जमानत की मांग कर सकता है। अग्रिम जमानत, यदि किसी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध सीआरपीसी की धारा 438 के लिए गिरफ्तार किए जाने की संभावना प्रतीत होती है तो वह व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 337 और 437 और 439 के तहत किसी भी स्तर पर जमानत को खारिज करने का अधिकार है। जमानत खारिज करने के आधार क्या है? जब कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता हो तो ऐसी स्थिति में जमानत याचिका खारिज की जा सकती है। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा पुनर्विलोकन के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कॉलेजियम की सहमति के बाद न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले उम्मीदवार की उपयुक्तता का मामला न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। न्यायिक समीक्षा एक प्रकार की अदालती कार्रवाई है। इसमें एक न्यायाधीश किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा दिए गए निर्णय या कार्रवाई की वैधता की समीक्षा करता है। संविधान का अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा पुनर्विलोकन के सिद्धांत का उल्लेख करता है। वर्तमान में भारत में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति की तुलना से कम है। इसका कारण यह है कि अमेरिकी संविधान विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रावधान करता है जबकि भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा आयोजित करने की बीसीआई की शक्ति की पुष्टि की है। इस परीक्षा को पास करके एक अधिवक्ता देश की अदालतों में वकालत करने के लिए योग्य हो जाता है। संसद ने बीसीआई की स्थापना अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की थी। इसे स्थापित करने का उद्देश्य बीसीआई को विनियमित करना और इसे प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। बीसीआई के वैधानिक कार्यों में शामिल है अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण करना, अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना, ऐसे विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करना जिनसे कानून विषय में प्राप्त डिग्री एक वकील के रूप में नामांकित पंजीकृत होने के लिए योग्यता मानी जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के बारे में देखते हैं। यह एक सांविधिक निकाय है। स्थापना देखें तो संसद ने बीसीआई की स्थापना अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की थी। इसे स्थापित करने का उद्देश्य इंडियन बार भारतीय विशेषज्ञ को विनियमित करना और इसे प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। संरचना क्या है? तो इसके सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 2 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। प्रत्येक राज्य बार काउंसिल से सदस्य चुने जाते हैं। साथ ही भारत का अटॉर्नी जनरल और भारत का सॉलिसिटर जनरल भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। राज्य बार काउंसिल के सदस्य 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। कार्य क्या है? तो अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण करता है, अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करता है, कानूनी सुधारों को बढ़ावा देता है और उनका समर्थन करता है। नेक्स्ट है वरिष्ठ अधिवक्ता के बारे में देखें। केंद्र सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पद नाम के लिए दिशा निर्देशों को बदलने की मांग कर रही है। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह बनाम भारत संघ 2017 मामले में जारी किए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ताओं की उन विविध श्रेणियों में से होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए पात्र होते हैं। किसी अधिवक्ता को उसकी क्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वरिष्ठ के रूप में नामित करता है। इन दिशा निर्देशों के तहत उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए एक समिति या एक स्थायी समिति द्वारा पद नामित किया जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना या देश में किसी अन्य अदालत या अधिकरण में कनिष्ठ अधिवक्ता जूनियर के बिना उपस्थित होने का पात्र नहीं है। नेक्स्ट है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) को रद्द करने के लिए दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। आरपीए की धारा 33(7) एक उम्मीदवार को 2 निर्वाचन क्षेत्रों से
कोई भी चुनाव अर्थात संसदीय, राज्य विधानसभा, द्विवार्षिक चुनाव, विधान परिषद या उपचुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान करती है। इस प्रावधान को 1996 में जोड़ा गया था। इससे पहले एक उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। इससे जुड़े मुद्दे, यह चुनाव की लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। इससे राजकोष पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने राजनीतिक दल के नाम और चुनाव चिन्ह पर निर्णय लिया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 ECI के राजनीतिक दलों को मान्यता देने तथा चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। इस आदेश की धारा 15 के तहत ECI किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी समूहों या वर्गों के बीच इस दल के नाम और चिन्ह के दावों को लेकर होने वाले विवाद का फैसला कर सकता है। इस सादिक अली मामले 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने विवाद या विलय के मुद्दों पर निर्णय लेने के ECI के अधिकार को बरकरार रखा था। शीर्ष न्यायालय ने ऐसे निर्णय पर पहुंचने के लिए 3 परीक्षण निर्धारित किए थे: राजनीतिक दल के संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, राजनीतिक दल के संविधान का परीक्षण और बहुमत का परीक्षण। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के अनुसार ECI किसी राजनीतिक दल को मान्यता देता है, उससे चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के बारे में देखते हैं तो ये दल उन्हें आवंटित चुनाव चिन्ह का उपयोग पूरे देश में सभी चुनाव में कर सकते हैं। कोई अन्य दल उस चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकता है। राज्य स्तरीय दल, ये दल इन्हें आवंटित चुनाव चिन्ह का उपयोग संबंधित राज्य के भीतर ही कर सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार, वे अपनी वरीयता के क्रम में उन 3 चुनाव चिन्हों का चयन कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के चिन्हों से भिन्न होते हैं। ECI इन तीनों में से कोई एक चिन्ह आवंटित कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं ई-ग्राम स्वराज के बारे में। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ई-ग्राम स्वराज 2.0 मंथन नए रास्ते का निर्माण पर परामर्श के लिए एक बहुहित धारक सम्मेलन का आयोजन किया है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में देखते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से शासन के तृतीय स्तर की क्षमता का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य विकेंद्रित योजना निर्माण, प्रगति की रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन में बेहतर पारदर्शिता लाना है। इस एप्लीकेशन को ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत पंचायत एंटरप्राइज सूट के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। इस पोर्टल के कोर मॉडल में पंचायत प्रोफाइल, योजना निर्माण, प्रगति रिपोर्टिंग और लेखांकन शामिल है। नेक्स्ट है पुलिस महानिदेशक DGP की नियुक्ति के बारे में देखते हैं। नागालैंड सरकार ने DGP की नियुक्ति प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की है। DGP राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। DGP की नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम भारत संघवाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर की जाती है। DGP का चयन राज्य सरकार द्वारा उन 3 वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाता है जिनके नाम की सिफारिश संघ लोक सेवा आयोग UPSC करता है। UPSC ने 2009 में इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए थे। UPSC अधिकारियों के नामों की सिफारिश उनके सेवा काल, बहुत अच्छे रिकॉर्ड और अनुभव 30 वर्ष के आधार पर करता है। DGP का 2 वर्षों का निश्चित कार्यकाल होता है, भले ही उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया था। इस समिट की थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। यह एक वैश्विक मंच है। इसका आयोजन हर साल दुबई में किया जाता है। यह मंच सरकार, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और नागरिक समाज के नेतृत्व को एक साथ लाता है। ये सभी मिलकर मानवता के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हैं, साथ ही दुनिया भर से सरकारों के भविष्य को आकार प्रदान करने का प्रयास भी करते हैं। त्रुटि सुधार देखते हैं। इससे पहले जो हमने PT 365 राज्य व्यवस्था पढ़ा था अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक, उसमें कुछ गलतियां थी। आर्टिकल 5(3) परिसीमन आयोग के बारे में है। परिसीमन आयोग वाले जो वहां पे चित्र दिया गया था उसमें एक टंकण त्रुटि के कारण गलत तरीके से इसे संवैधानिक निकाय के रूप में उल्लेखित किया गया था, तथा सही तथ्य यह है कि ये एक सांविधिक निकाय है। जो परिसीमन आयोग होता है यह एक सांविधिक निकाय है और उसमें संवैधानिक लिखा गया था जो कि गलत है। इसे सांविधिक निकाय आप सही कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही, और इस बुक के अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।